हेलो माय डियर लिटिल चैम्प, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, ये क्लास सॉरी समर ब्रेक सॉरी विंटर ब्रेक खत्म हो गया कि नहीं? मेरे मुंह से समर ब्रेक निकल गया। विंटर ब्रेक खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर पढ़ाई अच्छा, बोर्ड के एग्जाम कब से आ गए? 17 फरवरी से स्टार्ट है। अच्छा। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। पहले 2 चैप्टर खत्म हो गए, पहले मतलब लाइफ प्रोसेस के 2-3 पॉइंट हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो सवाल ये आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में है क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब चीजों को इधर से उधर रखना और उठाना, मतलब कि ए प्लेस से बी प्लेस पे चीजों को लाना और ले जाना, ये चीज होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस हो गया। अब ये पाया कहां जाएगा? तो ये पाया जाएगा एनिमल में और प्लांट में पाया जाएगा। तो इसी सीरीज में हम ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारे सामने इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है और ह्यूमन में कैसे होता है, ये 3 चीजों के हमें बारे में पढ़ना है। अब तुम एक चीज देखो, ये तो कुछ तस्वीर दिख रही होगी, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड पे तुम देख रहे हो पेड़ बना हुआ है, और पेड़ में कुछ चीजों को दिखाया गया। एक पत्ती दिखाई गई है और पत्ती को बीच से काट दिया गया है। ये देखो, पत्ती को बीच से काट दिया गया है, और पत्ती जब बीच से काटी गई है तो इसका एक स्ट्रक्चर ये निकाल करके दिखाया है। और इस स्ट्रक्चर में हम तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में एक पाइपलाइन है। बीच में क्या है? एक पाइपलाइन है, और ये पाइपलाइन वेन का काम करती है। ये एक्चुअल में ही इसका नाम ही बेटा वेन है। इसी में से चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा, इस प्लांट की स्टेम को देखो, तो स्टेम को मैंने काटा है, और स्टेम को जब काटा है तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ चीजें पाई जा रही हैं। इन चीजों को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को नाम हम देते हैं वेस्कुलर बंडल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वेस्कुलर बंडल नाम देते हैं। और वेस्कुलर बंडल में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है जाइलम, दूसरा पाया जाता है फ्लोएम। तो इस चीज को हम यहां पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वेस्कुलर बंडल इज इक्वल टू वेस्कुलर बंडल टू क्या? वेस्कुलर बंडल टू, देखो वेस्कुलर बंडल टू यहीं पे लिख देता हूं, वेस्कुलर बंडल इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम। ये हो गया। ठीक है, जब तुम मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देखोगे तो एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और ह्यूमन में तुमको बहुत सारे पाइप्स दिखाए हैं। इन पाइप्स में क्या तुमको दिखाने की कोशिश की जा रही है? कहां गया ये? गया। इन पाइप्स में तुमको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? इन पाइप्स में कुछ पाइप्स रेड कलर से दिखाई जा रही हैं, और कुछ पाइप्स ब्लू कलर से दिखाई जा रही हैं। ये रेड वाली कौन है और ब्लू वाली कौन है? तो रेड वाली कहलाती है बेटा आर्टरी, और ब्लू वाली कहलाती है वेन्स। तो ये रेड वाली जो है, इसको क्या नाम रेड को रेड से दिखाओ। रेड वाली जो है ये आर्टरी हैं, और ये जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली को ब्लू से दिखा देते हैं। ये ब्लू वाली हैं, इनको हमने नाम दिया वेन। तो अब ये इनका काम क्या है? इनका काम है ब्लड सप्लाई करना। तो ब्लड तो एक ही है, तो फिर 2-2 पाइप क्यों लगाए गए? ये सवाल आ सकता है ना। तो 2 पाइप इसलिए लगाए गए क्योंकि एक में प्योर ब्लड जा रहा है, दूसरे में इम्प्योर ब्लड जा रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड से क्या कंसर्न है। तो प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेते हैं? इसमें लिख लो प्योर ब्लड। इसमें क्या लिखोगे? प्योर ब्लड, और इसमें लिखोगे इम्प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड से क्या कंसर्न है? प्योर ब्लड से कंसर्न हमारा ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इम्प्योर से क्या कंसर्न हो गया? इम्प्योर से कंसर्न हो गया दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ये चीज जरा समझते हैं। देखो, हमने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है डेफिनेशन? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है बेटा। क्या डेफिनेशन लिखी है? हमने डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मेनली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू रीजन ऑफ देयर यूजेज, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। तो मैंने तुमको शुरुआत में ही बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस,
यही इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ए, समझना क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस। अब ए प्लेस से क्यों किया, क्योंकि वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी थी। बी प्लेस पे क्यों भेजा, क्योंकि वहां उसकी जरूरत थी। ठीक है, अब ऐसे समझो, तुम्हारे घर में पत्थर लगे हैं, हाँ, तो पत्थर लगे, तो ये पत्थर कहां से आए, दुकान से। अरे दुकान से नहीं आए, ये पत्थर आए मेनली राजस्थान से। तो राजस्थान से जो पत्थर आए हैं, तो आपको पत्थर की जरूरत थी, तो पत्थर हो गया ऑब्जेक्ट, राजस्थान हो गया प्लेस ए, आपका घर हो गया प्लेस बी। तो पत्थर का ट्रांसपोर्ट हुआ कहां से, प्लेस ए से। ठीक है, कहां आया, प्लेस बी पर आया। वहां पर क्यों था, वहां पर इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी। आपको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपके घर में क्यों आया, क्योंकि आपको इसकी नीड थी। तो वही चीज लिखा है, ऑफ देयर यूजेज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। अब ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में है वो बेसिकली दो चीजों से होता है। क्या क्या, मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि वेस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम और फ्लोएम। ठीक, इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखें अपनी बात को, वेस्कुलर बंडल इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम। सही लिखा हमने या गलत लिखा, बताओ। अब जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का काम क्या है, तो 9th वाले बच्चों से पूछो, या फिर तुम 9th क्लास की किताब को याद रखो। सर इतना नहीं याद रहता है, तो फिर याद कर लो। क्या, जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम किसका कंडक्शन करेगा, जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जल का, जल मतलब पानी। ठीक है, फ्लोएम किसका काम करेगा, अरे भाई फा से फूड होता है तो फा से फ्लोएम भी होता है, तो फूड का कंडक्शन करेगा, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जाइलम किसका काम कर रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर। दिखा, नहीं दिखा, दिख गया। फ्लोएम किसका कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का करेगा। अब ये बात तो तुमको क्लियर हो गई, लेकिन ये नहीं चीज समझ में आई कि आखिरकार ये करेगा कैसे, ये चीज समझनी होगी। तो इसको समझने के लिए ये एक मैंने डायग्राम तुमको दिखाने की कोशिश की। अब इस डायग्राम को समझने से पहले एनसीईआरटी ने टेक्स्ट में क्या कहा उसको समझते हैं, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारी चीजें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो पानी का और मिनरल्स का जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ शैप। एक बात तो याद रखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एसेंट ऑफ शैप क्या होता है, तो तुम बताओगे कि भाई साहब पौधे जो हैं पानी और फूड को ए प्लेस से बी प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो तुम बताओगे साहब जाइलम के लिए, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम अवेलेबल है और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम अवेलेबल है। फिर तुमसे पूछेगा कि अगर हम जाइलम और फ्लोएम को जोड़ दें तो क्या बन गया, तो तुम बताओगे सर वेस्कुलर बंडल बन गया। ठीक है, अब तुमसे एक और सवाल पूछे कि वेस्कुलर बंडल का काम क्या है, तो तुम बताओगे वेस्कुलर बंडल का काम जो है, फंक्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर एज वेल एज मिनरल। क्लियर। अब यही चीज यहां पर देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट, ये जो तुमने बताया वेस्कुलर बंडल का काम मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर बाय द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ शैप, एसेंट ऑफ शैप बोलते हैं। ये देखो लिखा है, इस बात को मैंने लिखा है कि नहीं लिखा। अब एसेंट ऑफ शैप है क्या, देखो उसी चीज को ही बार बार लिखा जा रहा है। क्या, वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। बिल्कुल सही बात है। कितने लोग इस बात से एक्सेप्ट करते हैं, कितने लोग इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि वाटर और फूड का या मिनरल्स का जो एब्जॉर्बेशन है वो प्लांट करते हैं। मानते हो, हाँ करते हैं। अब ये सवाल आया कि सब ये कैसे करते हैं, तो इसमें करने के लिए इनके पास रूट है, नहीं है, बिल्कुल है, रूट है। देखो दिखा,
रूट है, और रूट के बाद ये चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर भी देते हैं। तो पहले एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, फिर अपनी बात को रखते हैं। देखो आ जाओ, क्या लिखा है? लिखा है the water and minerals are absorbed by plant via soil with the help of root, and after absorption these material get transported upward, or this upward transport is known as ascent of shaft। ठीक, नहीं बात समझ में आई? ये बात नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी। तो इसको कैसे समझाया जाए? इसको समझाने के बाद मेरे पास जमदार तरीका है। देखो कैसे जमदार तरीका है। ये तुमने बनाया एक रूट, चलो एक पेड़ बनाते हैं। बहुत बढ़िया पेड़ नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया पेड़ है। देखो कौन सा बढ़िया पेड़ है। पेड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है 6 बिंदी लगा दो। लगा दिया? दिख रही हैं? दिख रही हैं? दिख रही हैं? हाँ, देखो एक सी इधर बना दो, एक सी इधर बना, 3 बना दो, और एक सी इधर बनाओ, एक सी इधर बनाओ। अरे कहाँ चला गया? अरे ये बना, और इसको ऐसे दिखाओ और ऐसे दिखाओ। लो भैया, तैयार हो गया पेड़। अब इसमें लगा दो पत्ती, तो पत्ती लगा दो। ये लो, पहले तुम पत्ती तो लगाओ। पत्ती कैसे लगाओगे? पत्ती इससे दिखा दो, ऐसे ऐसे, बहुत सारी पत्तियां हैं। अब कितनी पत्तियां दिखाओगे वो तुम जानो। हमारा काम था पेड़ बनाना, पेड़ा नहीं बनाना, पेड़ बनाना। ये देखो बन गई पत्तियां, पेड़। नहीं समझ में आया? बन गया। अब नीचे दिखा दो मिट्टी, तो मिट्टी दिखा दो भाई। मिट्टी कैसे दिखाओगे? मिट्टी दिखा दो पीले रंग से। ये मिट्टी, ये मिट्टी, ये मिट्टी का मॉलिक्यूल है, ये मिट्टी का मॉलिक्यूल है, ये मिट्टी का मॉलिक्यूल है। एक और दिखा दो। क्यों? क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये देखो बन गई मिट्टी, बन गई। अब इसके अंदर चलो। अब इसके अंदर चलोगे तो क्या मिलेगा? इसके अंदर इसकी रूट्स मिलेंगी। दिखी? नहीं दिखी? ये रूट्स जा रही हैं इसकी। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दिखा? कुछ दिखा? ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग तुम नहीं बना पाओगे। तो तुम भी बना लोगे, लेकिन अच्छी बनाओ। अब चलो इसके अंदर, रूट के अंदर चलो। तो भैया रूट के जब अंदर चलोगे तो तुमको 2-3 चीजें दिखानी पड़ेंगी। क्या दिखानी पड़ेंगी? देखो अब हम एक रूट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाई बेटा रूट, ये एक रूट है ये। और इसमें दिखा दो रूट हेयर। क्या दिखा दो बच्चों? छोटे छोटे दिखा दो रूट हेयर। ठीक, ये दिखा दिया रूट हेयर। दिख रहा? नहीं दिखा? दिख रहा। अब तुम यहां पर दिखा दो पीले रंग से सॉइल। 1 2 सॉइल दिखाओगे ना तो और बड़ा कर लो। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गई। 13 14 बन गया। ये येलो रंग से हमने तुमको दिखा दिया सॉइल, व्हाइट रंग से दिखाया है रूट, लाल रंग से दिखा दिया रूट हेयर। अब तुम देखो, अपनी बात पे अटल रहो। क्या अटल रहो? हमने ये कहा कि रूट जो है वो सॉइल से पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, बताया था। तो ये पानी यहां से क्या हो जाएगा? कलर दूसरा ले लो। क्या ले लो? ये ले लो। ये पानी यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है इनसे, हो रहा है? नहीं हो रहा है? बताओ। ये रूट एब्जॉर्ब कर रही है पानी?
नहीं कर रही होंगी, कर रही होंगी। तो रूट जब पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ये पानी जो है इनके थ्रू होता हुआ अंदर भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बोलो, आ रहा होगा, हाँ या ना? नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस। इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे क्या लिखा है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन दीज मटेरियल गेट्स ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। तो भैया ये अब खींच लिया, अब जब पानी खींच लिया है तो अब पानी कहां जाएगा? नीचे की ऊपर? कहां जाएगा? ऊपर। तो अब अपवर्ड टू ऊपर ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ अब तुम। भाई यहां से पानी को खींच लिया गया ना, तो अब ये पानी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और हर पत्ती में पहुंच रहा होगा, ऊपर भी जा रहा होगा, यहां पे जा रहा होगा, यहां पे भी जा रहा होगा, यहां पे भी जा रहा होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं एसेंट ऑफ शैप। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इस बात को? इस बात को बोलते हैं एसेंट ऑफ शैप। नहीं समझ में आया? अब कह दो नहीं आया है। आ गया? बहुत बढ़िया बात है। जिसको नहीं आया वो फिर से पूछे हमसे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एसेंट ऑफ शैप। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, एक तो रूट का प्रेशर, दूसरा ट्रांसपिरेशनल पूल। तो रूट प्रेशर कहां लगा होगा? ये तो रूट का प्रेशर हो गया होगा। देखो ये भाई रूट है ना, ये रूट है कि नहीं है? तो ये रूट एक अपना प्रेशर क्रिएट कर रही होगी, यहां पर रूट प्रेशर लग रहा है, और एक ट्रांसपिरेशनल पूल हो रहा है, मतलब खिंचाव हो रहा है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि ये ट्रांसपिरेशनल पूल है। क्या है? ट्रांसपिरेशनल पूल है। ये पूल नहीं, पुल, PULL होता है, पूल। दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो गई तुम्हारी, नहीं हो गई? चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक डायग्राम इधर बनाया है, दूसरा उधर कुछ दिखा दिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम? ये हमने एक जाइलम का टिश्यू लिया है, और आपको अगर 9th क्लास का थोड़ा सा याद हो तो टिश्यू के अंदर जब आपने जाइलम पढ़ा था तो जाइलम में 2-3 चीजें पढ़ी थी। जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो ट्रैकीड है, फाइबर है, वेसल्स हैं, पैरेन्काइमा है। ये क्या करते हैं? वाटर को खींचने में मदद करते हैं। इधर आओ, फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स कंडक्ट द वाटर मिनरल अप टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो तुमसे फिर से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये बता दो कि ट्रैकीड और वेसल्स का काम क्या है? तो तुम बताओगे सर ट्रैकीड और वेसल्स का काम होता है पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने का। मतलब ये कि एसेंट ऑफ शैप में कौन मेजर रोल प्ले करता है? तो तुम बताओगे सर एसेंट ऑफ शैप में जाइलम फाइबर और जाइलम ट्रैकीड्स मेन रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बात। और नॉन फ्लावरिंग में क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करेगा। ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। PYQ में भी पूछा गया है और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक, क्लियर? हाँ एक चीज और,
ये NTSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है? नहीं है, चलो आगे बढ़ो। ये बना दिया। अब ये देखो, हमने एक ट्रांसपोर्ट तुमको दिखाया है, इसी चीज को हमने इसमें बना करके दिखाया था, इसी चीज को। अब ये एक डायग्राम रफ था, अब यहां पर होता कैसे है वो तुम देखो। देखो ये रूट है, दिख रहा है? रूट हेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है, रूट हेयर दिखी। रूट हेयर से अब रूट हेयर है ये इधर, तो ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल्स में क्या हुआ? पानी भरा हुआ है, तो ये पानी क्या करेगा? रूट प्रेशर लगा है, रूट हेयर से रूट प्रेशर लगेगा, रूट प्रेशर की वजह से पानी इसके अंदर आएगा। और जब पानी इसके अंदर आएगा तो तुम देख रहे हो कि जब पानी इसके अंदर आया तो ये पानी अब यहां से होता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। ये तो अब यहां पर क्या है? ये रूट हेयर है, ये वाला जो एरिया जो तुम देख रहे हो ये रूट हेयर है बेटा, और ये रूट्स हैं, ये रूट का कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये रूट का क्या है? कॉर्टेक्स। अब जाइलम में चले, ये जाइलम है, जाइलम में तुमको क्या बताया था? वेसल्स और ट्रैकीड्स। तो ये वेसल्स, अब इसमें से पानी खींचा गया, तो ये पानी फिर खींचा गया, पानी खींचा गया, पानी खींचा गया, पानी खींचा गया, तो खींच के कहाँ भेजा गया भाई? पत्तियों के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है प्रभु। तो जाइलम के पत्तियां, जाइलम ने क्या किया? वाटर को खींच करके पानी को आगे भेज दिया, कहाँ? पत्तियों के पास। अब पत्ती के पास आ गया, तो पत्ती देखो क्या कर रही है, ये पत्ती है, तो पत्ती के पास जब आएगी तो यहां पर ये क्या है? ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास आया, ये आ गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया। अब जितना पानी सेल को जरूरत थी, स्टोमेटा को जरूरत थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उतना पानी रखा और बाकी पानी को क्या कर दिया? ट्रांसपिरेट कर दिया, ट्रांसपिरेट कर दिया। तो ये तुम्हें थ्योरी बताती है, ट्रांसपिरेट कर दिया गया। बस यही कहानी तुमको बतानी थी, यही हमने तुमको बताई, यही ये बता रहा है। दोनों लोगों ने एक बात बता दी, दोनों लोगों ने एक बात बता दी, तो तुमको दो लोगों की बातें समझ में आ गई, और जब दो लोगों की बातें समझ में आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि तुम समझ चुके हो। खत्म, आगे बढ़े। रूट हेयर, रूट प्रेशर क्या होता है? तो भैया मैंने तुमको बताया है, फिर से मैं देख लो। रूट हेयर क्या होते हैं? रूट हेयर मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द डिफ्यूजन। ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शन ऑफ रूट हेयर बताओ, तो तुम बता देना फंक्शन ऑफ रूट हेयर जो है वो बेसिकली पानी के एब्जॉर्प्शन में ही काम होता है। अब तुमसे फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तुम बताओगे बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट है, MCQ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ोगे तो जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं और ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से, तो कंडक्टिंग चैनल बन जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ड्यू टू द डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मूव्स इजीली इनटू द रूट फ्रॉम सॉइल। ये बना बात, ठीक है, ये बात बन गई। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, छाप लो तुम 2 मिनट के लिए, हम हट गए किनारे। हाँ भाई, नोट कर लिया। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि रूट हेयर का जो काम है, क्या काम है? मेन काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। कैसे करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, ये तुम याद रखो। अब जाइलम टिश्यू में वेसल्स और ट्रैकीड्स जो होते हैं, इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा चीज कि ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मूव्स इजीली टू द रूट फ्रॉम द सॉइल। ये बात भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को तुम ध्यान रखोगे। It's make column of water that is steadily pushed upward from the cortex to endodermis, and from the endodermis to vessels, tracheids, आगे बढ़ता रहता है।
अब रूट प्रेशर की अगर तुमसे बात करें तो रूट प्रेशर में दो चीजें दी हैं। क्या? रूट प्रेशर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द शॉर्ट्स प्लांट नॉट सफिशियंट फॉर द ऑल ट्रीज, मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें इस तरह से काम नहीं कर पाता है, रूट प्रेशर नहीं काम करता है। ठीक है, रूट प्रेशर यहाँ काम नहीं करता, तो यहाँ पर क्या काम करेगा? यहाँ पर एसेंट ऑफ शार्प थ्योरी काम करती है, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी काम करती है। वो चीज़ तुमको नहीं पढ़नी है, वो चीज़ तुम जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब वहाँ पर पढ़ोगे। ये सब बेसिक्स प्लांट्स के लिए बात हमने की। ये तुमको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपिरेशन में देखो क्या है? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, है ना? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये बात तुमको पता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, in the form of vapors is the called transpiration. It can cause the स्टोमेटा, 80 से 90% स्टोमेटा से थ्रू होता है और बाकी की लेंटिकल्स के थ्रू होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि स्टोमेटा से कितना ट्रांसपिरेशन होता है। पहली चीज तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है भैया? पानी का निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सबसे ज्यादा किस में होगा? स्टोमेटा में होगा। कितना होगा? 80 to 90% होगा। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। मेन रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, इट हेल्प्स absorption and upward movement of water and mineral from the root. It also help the temperature regulation. ये बात भी याद रखोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट। अब वाटर की बात कंप्लीट कर ली, अब बात करते हैं उनके भोजन की, खाना खाने की, उनकी बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अमीनो एसिड एंड देयर सब्सटेंस एंड अदर सब्सटेंस इन द हेल्प ऑफ टेक प्लेस थ्रू अनदर टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। अरे भाई, इतनी लंबी बात नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे बोलते हैं भैया। फूड के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात तुमको बिल्कुल क्लियर है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फूड के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लोएम है। तो फ्लोएम में तुम अगर देखो तो फ्लोएम के अंदर फ्लोएम सीव्स ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव्स ट्यूब्स के साथ में ये स्ट्रक्चर दे दिया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या है? देखो ट्रांसलोकेशन की मैकेनिज्म, ट्रांसलोकेशन कहाँ होगा? ट्रांसलोकेशन अकर विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो तुमको ये बात पता है कि एनर्जी का मतलब एटीपी, एटीपी का मतलब फुल फॉर्म बताओ तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये बात तुमको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग लिख ले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्म है। सुगर विच फॉर्म इन द लीव्स आर लोडेड इन द सीव्स ट्यूब्स एलिमेंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। मतलब ग्लूकोज बना है, कहाँ बनेगा? लीफ में बनेगा। अब उसको लोड करके प्लांट के हर हिस्से में जहां जहां जरूरत है वहां इनको भेजा जाएगा। The material is translocated from higher osmotic pressure to low osmotic pressure. एक बात ये हो गई क्लियर, ट्रांसलोकेशन क्लियर हो गया। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया कि विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल कौन भेजेगा भैया? जैसे जल, जैसे जाइलम। आंसर नंबर जाइलम। क्लियर? दूसरा पे आ जाओ। फिर द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम। जब तो वाटर कहीं दिया है तो मिनरल भी दिया है, नहीं तो वाटर भी दिया होगा। तो देखो कहीं दे रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्लियर? बन गया सवाल, इजी है। एक और सवाल की कह रहा है कि दो कंपोनेंट दिए हैं फ्लोएम टिश्यू के दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। तो अब फ्लोएम के टिश्यू को पहचानो। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, 2022 में। और भाई साहब ये PYQ आ गया। आ जाओ। तो फ्लोएम के दो कंपोनेंट पूछ रहा है ट्रांसपिरेशन। द फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव्स ट्यूब्स कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और सीव्स ट्यूब। तो अब तुम इसमें सोचो कौन सा आंसर बनेगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव्स ट्यूब्स बनेंगी, सीव्स ट्यूब्स और कंपेनियन सेल बनेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स बनेंगे, या फ्लोएम फाइबर या फिर सीव्स ट्यूब्स बनेंगी।
तो इसमें आंसर बगैर के सोचे समझे सीव्स ट्यूब और कंपेनियन सेल बनेंगी, ये इसका आंसर बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल। देखो भैया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में दो, एनिमल के अंदर जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो यहां पर दो तरह से काम होते हैं, या तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वाटर, गैस और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग एनिमल में पढ़ते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन होता है दो तरह का, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। तो क्लोज, ओपन में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डज नॉट रिमेन कन्फाइंड इन वेसल्स और लो ब्लड प्रेशर होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा पाइप्स में फ्लो करेगा और ब्लड प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आ गई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो बता देते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलेगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हारे लिए एक बना ही देता हूं यहां पर अलग से क्या, इसी में देख लो, कहाँ गया, ये है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल देखना है ना, देख लो भाई। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल में तुमको मिल जाएगा इंसेक्ट, मिल जाएगा बेटा। इंसेक्ट जितने होते हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें आप आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर ले लो, इसीलिए तुमको नहीं बता रहे थे क्योंकि ये नाम लेना पड़ रहा है ना, आर्थ्रोपोडा। अब ये तुम्हारे लिए बवाल हो गया कि ये कौन आ गया, तो इसलिए नहीं बताना पड़ रहा था। तुम फिलहाल याद रखो, इंसेक्ट जो होते हैं उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की जब तुमसे हम बात करेंगे तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तुमसे जब भी बात होगी तो तुम दो चीजों का ध्यान रखोगे। क्या क्या याद रखोगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक्चुअल में हर्ट्स पाए जाते हैं, हर्ट्स होते हैं। अब ये हर्ट्स कितने कितने हो सकते हैं भाई साहब? 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है और 4 चैम्बर भी हो सकता है। तुम्हारा कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। मछली का हार्ट कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। चिड़िया का हार्ट कितने चैम्बर होता है? अच्छा, सांप का हार्ट कितने चैम्बर होता होगा? हाँ, सांप के पास दिल होता है। तुम ही क्या सोचते हो तुम्हारे पास दिल होता है? नहीं भाई साहब, सांप के पास भी दिल होता है। उनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है। तो अब देखते हैं, चैम्बर्स की बात करते हैं तुमसे। देखो, 2 चैम्बर का हार्ट का मतलब हो गया, एक हो गया ऑरिकल, एक हो गया वेंट्रिकल। एक हो गया ऑरिकल, एक हो गया वेंट्रिकल। एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, और ब्लड जो है वो पंप होगा गिल्स में। अब तुमको ये चीज पहले तो समझ लो कि 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाएगा। तो 2 चैम्बर हार्ट बेसिकली मछलियों में पाया जाता है, इतना याद रखो बस। एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, बस इतना सा याद रखोगे तुम्हारे लिए बहुत है। 3 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल होते हैं, एक एट्रिया पाया जाता है, ये पाया जाएगा मेढक में। एम्फीबियंस में पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा। एम्फीबियंस में पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा? रेप्टाइल्स में पाया जाएगा। याद रखेंगे। 2 चैम्बर हार्ट यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। किस में मिलेगा बेटा? मछली में मिलेगा, पहला। दूसरा पॉइंट की अगर हम तुमसे बात करें तो दूसरे पॉइंट में आ जाओगे। 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट मिलेगा, और 3 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। किस में मिलेगा? मेढक में मिल जाएगा, प्लस स्नेक में मिल जाएगा, ठीक है, प्लस रेप्टाइल्स में मिल जाएगा। अब इसमें तुम एक एक्सेप्शन लगा देना बेटा, एक एक्सेप्शन लगा देना। क्या? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तुम्हारी बात को, एक्सेप्शन। क्या? क्रोकोडाइल। अब 4 चैम्बर हार्ट में आ जाओ। 4 चैम्बर हार्ट में, तो 4 चैम्बर हार्ट में क्या होगा? 2 ऑरिकल होंगे और 2
वेंट्रिकल होंगे, क्या होगा, 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। इसमें कौन ले लो, इसमें ले लो मैमल्स ले लो, प्लस एवीज ले लो। एवीज ले कि ना ले बताओ, एवीज लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल लोगे, ये देखो एवीज ले रहा, दिखा, वही चीज हमने लिखी है यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट की। क्लियर, कॉन्सेप्ट बन गया, मैमल्स और ये। आगे बढ़ो, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम है में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा भैया, एक ब्लड होगा, दूसरा ब्लड वेसल्स होगा, तीसरा हार्ट होगा। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, अब ब्लड कितना पाया जाएगा ह्यूमन में, तो तुम बताओगे 5 से 5.5 लीटर खून पाया जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना पाया जाएगा, 5 से 5.5 लीटर पाया जाएगा। अब ब्लड में होता क्या क्या है, ब्लड में होता क्या क्या है, तो ब्लड में बेसिकली देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा ब्लड। इसमें 2 चीज दिखा दो, एक दिखा दो क्या, प्लाज्मा, और एक दिखा दो एलिमेंट, एलिमेंट, एक दिखा दो प्लाज्मा, एक दिखा दो एलिमेंट, ठीक। ये कितनी परसेंट है, ये होता है 55%, ये कितना होता है, ये होता है 40%। प्लाज्मा को छोड़ दो, एलिमेंट में आ जाओ, तो एलिमेंट में क्या क्या मिल जाएगा तुमको, एक मिल जाएगा आरबीसी, एक क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा तुमको प्लेटलेट। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ो, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा मैंने तुमको क्या बताया था, 55% होता है, लिक्विड है, विस्कस पार्ट ऑफ ब्लड है। अब प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% बेटा होता है सिर्फ और सिर्फ पानी, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, और हल्का पीले रंग का होता है। ये क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। इसके अलावा 8 से 10% में प्रोटीन होती है बेटा, क्या होती है, प्रोटीन होती है, और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब सवाल ये पूछ लेगा तुमसे कौन सी प्रोटीन होती है, हालांकि पूछेगा नहीं, 10th में बहुत छोटे हो, लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ लेगा तब क्या करोगे, एनटीएससी में पूछ बैठेगा तब क्या करोगे, तब तुम यहाँ बताओगे 3 प्रोटीन होती हैं, एक होती है फिब्रिनोजेन, ठीक है, दूसरी बताओगे अल्बुमिन, और तीसरी बताओगे ग्लोबुलिन, ठीक। 3 प्रोटीन बताओगे। अब तुमसे मिनरल्स में पूछेगा, मिनरल्स में क्या क्या होता है, तो मिनरल्स में तुम बता देना सर, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम होता है, यही सब होता है। देखो लिखा है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, ये सब चीज़ें हमने लिख दी हैं, ठीक है। अब ब्लड में से प्लाज्मा को क्या कर दो, माइनस कर दो, ब्लड में से प्लाज्मा को क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो क्या लिखोगे, ब्लड इक्वल टू, ये देखो लिखा है, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो तुम लिखो यहां पर सीरम क्या होता है, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक, समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है तुमको। अच्छा इसका रंग बताएं, इसका रंग हल्का पीला होता है बालकों, ये देखो, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, प्लाज्मा का रंग कैसा, हल्का पीला होता है। कितना होता है, 55% होता है। और 55% में प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है सर, 90 से 92% पानी होता है, 8 से 10% प्रोटीन प्लस मिनरल्स होते हैं। अब 8 से 10% में जो है वो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 बताओगे फिब्रियोनोजेन, नंबर 2 बताओगे एल्बुमिन, तीसरा बता दोगे ग्लोबुलिन, ठीक है। मिनरल्स में कौन से बताओगे, मिनरल्स में तुम बता दोगे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होते हैं, ये सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, ठीक। कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। अब सीरम, सीरम तुम्हें चाहिए तो सीरम में से क्या करो, प्लाज्मा से प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को हटा लो, प्लाज्मा से क्या कर लो, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा लो, तो कौन बच गया, सीरम बच गया। यही चीज हमने तुमको बताया है, और इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं अभी तक। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की।
अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। अच्छा, इसको समझने से पहले तुम एक बार ब्लड का बारे में थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट देख लो। फ्लो चार्ट तुम जब देखोगे ना तो तुमको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के आगे दिखाते हैं ब्लड का एक फ्लो चार्ट। देखो भाई, ये तुमने लिख लिया ब्लड, ये लिख लिया हमने क्या, खून। तुम्हारा खून लाल है, मेरा भी लाल है, और तुम मेरे लाल हो। चलो आ जाओ, तो इधर आ जाओ प्लाज्मा, इधर आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट। अब याद रहेगा तुमको, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है बेटा, यहीं पर लिख दें। ये कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55%। ये कितना होता है, 100 में से घटा दो तो 45%। इसके अंदर तुमको कौन मिलेंगे, इसके अंदर तुमको मिलने वाला है, एक तो मिल गया तुम्हारी मनपसंद चीज, क्या, जल। कितना होगा, 90 से 92% होगा। और क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रोटीन। कितनी मिलेगी, 6 से 8% मिलेगी। और क्या मिलेगा, और तुमको मिल जाएगा तुम्हारा मनपसंद चीज, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स, 1 से 2%। ठीक है। अब पानी के अंदर तो हम कुछ नहीं करवाएंगे, लेकिन और सबके अंदर करवा देंगे। तो मिनरल्स में कौन सी मिनरल्स मिल जाएंगे, देख लो भैया। मिनरल्स में तुमको मिल जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट। बस इतनी से मिल जाएंगी। अब प्रोटीन के अंदर आओ, तो प्रोटीन में तुमको कौन कौन सी प्रोटीन मिल गई, 3 मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, एक मिल गई फिब्रिनो, फिब्रिनोजेन, एक मिल गई अल्बुमिन, एक मिल गई ग्लोबुलिन। ये हो गया। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के पास आओगे तो तुमको फॉर्म्ड एलिमेंट में 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगी रेड ब्लड कार्पेसेल्स, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, याद रखना। अच्छा, हम ही लिख दे रहे हैं। इरिथ्रोसाइट ब्रैकेट में लिख लो RBC। दूसरे को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पेसल्स। तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये चीज फ्लो चार्ट के में तुमको बनवा करके दिखानी थी। नोट कर लिया, चले आगे बढ़े। नोट करोगे क्या, कर लो, नोट कर लो। लो हट गए, नोट हो गया। ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ब्लड, रेड ब्लड सेल में। देखो रेड ब्लड कार्पेसल्स इरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं, मैंने तुमको बताया। टोटल का 45% होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तुमसे। अब आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। पहले बता दिया कैसी होती हैं बेटा, इनका शेप याद रखो, कॉनकेव शेप होती है। ये काम की चीज है, अभी नहीं, 11th क्लास में। ठीक है। न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। बहुत मोस्ट एबेंडेंट एमंग द सेल्स। अब इनके नंबर कितने, मोस्ट एबेंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कितने नंबर होते हैं, इसके नंबर होते हैं लगभग 4 से 5.5 मिलियन पर mm³ नंबर होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक। अब रेड ब्लड जो कार्पेसल्स है, उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। याद रखोगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब इनकी जिंदगी कितनी होती है, इनकी जिंदगी 120 दिन की होती है। ठीक है, इनकी जिंदगी कितनी होती है, 120 दिन की। अब ये 120 दिन के बाद मर जाएंगी, तो ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी स्प्लीन में। कहाँ जाएंगी, स्प्लीन में जाएंगी। स्प्लीन में, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड बोलते हैं। ग्रेव यार्ड बोलते हैं किसका, आरबीसी का ग्रेव यार्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। याद रखना इस चीज को।
ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमने लिखा है 100 ग्राम खून में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ये पॉइंट हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी से निकाल के रखा है ताकि तुमको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे सकें हम। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ें ना बढ़ें, रुकें, क्या करें? आगे बढ़ें। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इरेगुलर शेप होती हैं, अमीबॉइड शेप होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और इनको हम सोल्जर सेल भी बोलते हैं। सोल्डर नहीं, सोल्जर, सोल्जर सिपाही सेल बोलते हैं। किसकी? बॉडी की। क्यों? हमारी बॉडी में ये आर्मी का काम करती हैं। हमारी बॉडी में ये क्या काम करती हैं? आर्मी का काम करती हैं। इनके नंबर कितने होते हैं? इनके नंबर होते हैं 5000 से 10,000 पर mm³ होते हैं, और इनका जीवन मात्र 12 से 20 दिन का होता है। और ये इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, और ये बढ़ करके हमारे शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती हैं। इसलिए इसको आर्मी ऑफ द बॉडी या सोल्जर सिस्टम ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ठीक हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ जाओ। थक गए। WBC के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो लिखा भी होगा, एक लिखा है ग्रेन्युलोसाइट, एक लिखा है ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके नाम याद रखो, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। बस इतना नाम याद रखो। याद रखो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रखो उससे भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछेगा। ए ग्रेन्युलोसाइट में साइटोप्लाज्म नहीं, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, और इसमें पाया जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये इनकी नीचे तुमको दिखा दी हमने खूबसूरत सी तुम्हारे जैसी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। कितने नंबर होते हैं? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³। लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन का काम करती हैं। ठीक, इसके बाद ये हमने दिखाया ब्लड क्लॉट में जमने का तरीका। ब्लड क्लॉट में क्या हुआ भैया? इंजरी हो गई, चोट लग गई, चोट लगी तो चोट लगेगी तो प्रोथ्रोम्बिनेज निकलेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम को लेके आएगा। ये सारी चीजें तुमको क्लॉटिंग से संबंधित हैं, लेकिन तुमको पढ़ना नहीं है। क्यों? तुम्हारे एग्जाम में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है। एडिशनल नॉलेज डाली है। जिसको लगता है वो स्लाइड पलटा के देख लेना, जिसको नहीं लगता है वो मत देखना। खत्म। अब ट्रांसपिरेशन फंक्शन ऑफ ब्लड, भैया रिस्पायरेटरी गैस ले जाएगा, फूड डाइजेस्ट करेगा, हार्मोन्स लेगा, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रेगुलेशन करेगा बॉडी टेम्परेचर के साथ में, और क्लॉटिंग फैक्टर में भी काम करेगा। ये इसके फंक्शन है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मतलब की वो चीज़ तुमको बता रहा है, जो चीज़ नहीं मतलब की वो चीज़ का है उसमें माथा पच फोड़ो अपना तुम। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, ए बी और ओ। याद रहेगा। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? यहीं पे मैं लिख देता हूं। यूनिवर्सल डोनर कौन है? पहले तो यही लिख लो, डोनर। भैया डोनर है ओ। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर कौन है? रिसीवर है बच्चा ए बी। याद रखना ये बात, इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं याद रखना है। इसी में एक बात और याद रख लो क्या? कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। अब एक सवाल आता है RH फैक्टर का, तो RH फैक्टर को हम अलग से लिखे दे रहे हैं। देखो भैया RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर, अब ये RH फैक्टर जो है रियसस मंकी से लिया गया। अगर RH फैक्टर, इफ कंडीशन बना दो, इफ RH फैक्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन ब्लड, बॉडी नहीं ब्लड, और दूसरा लिख दो इफ RH फैक्टर एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी, तब क्या होगा? ह्यूमन ब्लड, बॉडी नहीं, बार बार ब्लड बॉडी बोल जाता है। अगर ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा RH पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। ठीक है।
और अगर नहीं है तब, तो भैया नहीं है तो लिख दोगे ब्लड ग्रुप निगेटिव हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमारे अंदर RH फैक्टर नहीं है तो हम कौन है, निगेटिव हो गए। तुम्हारे अंदर है तो तुम पॉजिटिव हो गए, इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ब्लड ग्रुप मैंने एक टेबल बना के दिखाई है, इधर लिखा ABO। अब एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, बी में बी होता है, AB में दोनों होते हैं, O में कुछ नहीं होता है। एंटीजन याद रखना। एंटीबॉडी में आओगे तो ए के लिए एंटीबॉडी बी काम करती है, बी के लिए एंटीबॉडी ए काम करती है, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दोनों होती हैं। इस वजह से एंटीबॉडी का होना और एंटीजन का होना या ना होना, मतलब एंटीजन का प्रेजेंट होना और एंटीजन का ना होना, एब्सेंट होना, इस बात पे संकेत करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको किसको ब्लड दे सकता है। अब जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप है तो ये ए को दे देगा और ओ को दे देगा। क्यों ओ को देगा, क्योंकि ओ क्या है, ओ को दे देगा। क्यों दे देगा भैया, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। अब बी वाले आ जाओ तो बी वाला बी को दे देगा और ओ को दे देगा। क्यों, एंटीजन नहीं है। ठीक, अब ए बी के पास आ जाओ तो ए बी वाला ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को दे सकता है। क्यों दे सकता है सबको, क्यों सबको दे सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी एब्सेंट होती है ब्लड ग्रुप ए बी में। अब ओ के पास आओ तो ओ सिर्फ ओ को ही देगा, ओ जो है वो ओ से ही देगा। ये रिसीवर की बात हो रही है। अब हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है इसलिए दे सकता है, और एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ले सकता है। कौन, ए बी सबसे ले लेगा, ए बी सबसे क्या कर लेगा, ब्लड को ले लेगा, जबकि ओ जो है वो सबको दे देगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अब ये सवाल पूछेगा कि ओ डोनर है क्यों, तो तुम बताओगे सर एंटीजन एब्सेंट होता है इसलिए। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर है क्यों, तो तुम बताओगे एंटीबॉडी एब्सेंट होता है इसलिए। ठीक है, यहां कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होगा कहाँ, थका दिया है भाई तुमने। अब तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है वो होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, इरिथ्रोजेनेसिस या इरिथ्रोपोइसिस। अब हम लिखे दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यहीं पे लिखे दे रहे हैं अलग अलग टर्म में। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाया बेटा, होम्योपोइसिस है, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस या हीमोजेनेसिस लिख लो, एक ही टर्म है, बात अलग अलग नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इरिथ्रो, ERYTHO, इरिथ्रोजेनेसिस कहलाएगा या इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ WBC भी लिख लो लगे हाथ, ताकि किसी को डाउट ना रहे। फॉर्मेशन ऑफ WBC क्या कहलाएगा, ल्यूकोजेनेसिस या ल्यूकोपोइसिस कहलाएगा, ल्यूकोजेनेसिस या ल्यूकोपोइसिस कहलाएगा। और फिर प्लेटलेट का बनना थ्रोम्बोपोइसिस कहलाएगा, ये भी लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोपोइसिस कहलाएगा, थ्रोम्बोजेनेसिस या पोइसिस कहलाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, आ गई, आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स तीन टाइप की, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ये आर्टरी है, ये वेन है, ये पतली सी कैपिलरी है।
देखो बेसिक डिफरेंस क्या है तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा। आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, क्यों? क्योंकि फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। वेन में डायमीटर बड़ा होता है, ये याद रखो, बस इतना याद रखो। इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो 2r होगा, इसका जो 2r होगा वो कम होगा, इसका जो 2r होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पर स्मॉल होता है बहुत, आर्टरी से भी इसका जो 2r होगा वो और भी छोटा होगा, किसकी तुलना में? आर्टरी की तुलना में। बस इतनी सी बात याद रखना है, इसके अलावा तुमको और कोई तीसरी बात नहीं याद रखनी है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन लेके चलेंगी, जबकि वेन्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलेंगी, याद रखना। आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं, आर्टरी का ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेगी, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी में वॉल्व नहीं होंगे, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना इस बात का। आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट होते हैं, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी में कनेक्ट करती हैं किसको? आर्टरी से वेन को कनेक्ट करती हैं। बहुत पतली होती हैं और बहुत पतली पतली होती हैं। सिंपल स्क्वामस टिश्यूज की बनी हुई होती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, NTSC के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये आर्टरी है, ये वेन है, ये बीच में कैपिलरी हमने तुमको बना करके दिखा दी। ठीक, आगे बढ़ो। हार्ट के अंदर आ जाओ। तो हार्ट जो है बताते हैं हार्ट के बारे में, पानी पी लो फिर बताते हैं। हाँ भाई, पानी पी लिया है। अब आ जाओ हार्ट के पास। तो तुम्हारा हार्ट किधर है? दाईं तरफ है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है। हार्ट कहाँ है? बाईं तरफ है। हार्ट कैसा होता है? हार्ट मुट्ठी के आकार का, फिस्ट टाइप के, फिस्ट फिस्ट, ये फिस्ट मुट्ठी, देखो कहीं लिखा भी होगा फिस्ट सेज। कहाँ होता है? दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोरैकिक रीजन में होता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, 2 लेयर चढ़ी हुई हैं, क्या कहलाती हैं बेटा? पेरिकार्डियम कहलाती है, याद रहेगा। इधर हार्ट का हमने स्ट्रक्चर कुछ बना करके दिखाया है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। पूछे जाने की संभावना इस बार 90% है। ये वाला क्वेश्चन 90% 2026 के बोर्ड में आएगा, नोट कर लो इस चीज को। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम एक बार हम बना के दिखा देते हैं, एक बार तुम बना के देख लो। देखो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक, ऐसे बस बना लेना। इसके ऊपर लेयर चढ़ा दो, लेयर चढ़ा दें। ये लेयर चढ़ गई, लेबलिंग कर दें फटाफट। ये कौन है? पेरिकार्डियम, याद रहेगा, पेरिकार्डियम। इसमें डिवीजन दिखा दो। ये कौन है? राइट एट्रिया। ये कौन है? लेफ्ट एट्रिया। ये कौन है? राइट वेंट्रिकल। ये कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, बन गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो अब इसमें कुछ वॉल्व पाए जा रहे हैं, वॉल्व्स पाए जाएंगे। क्या? एक तो वॉल्व आपको इसी डायग्राम में दिखाते हैं, इसमें नहीं, इसमें समझ नहीं पाओगे, इसमें समझ लोगे तुम, क्योंकि वो वाला डायग्राम जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा अलग है, यहाँ के लिए थोड़ा सा अलग है, या फिर समझाने के लिए कहो तो बना दे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमसे बोर्ड में पूछेगा तो तुमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा बेटा, मजबूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऊपर अरोटा हो गया, लेफ्ट अरोटा, राइट अरोटा। आगे बढ़ते हैं। अब तुम देखोगे, ये देखो यहाँ पर 2 पल्मोनरी आर्टरी हैं, तो नीचे 2 पल्मोनरी वेन्स दिखा रहे हैं हम। ठीक है, ये सेप्टा दिखा दिया है, ये वेना कावा दिखा दिया, यहाँ से ये वेना कावा है और ये अपर वेना कावा। बस 2 ही 4 चीजें तुमको दिखाई गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाया गया है। अब इसी चीज को तुम एक और डायग्राम में अगर समझो तो मैं तुमको समझा पाऊंगा। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसी में समझ लो। इसमें एक पाइप यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे समझो, एक पाइप ऊपर चला गया, एक पाइप ये आ गया, ये और ये सुपीरियर वेना कावा हो गई, ये इंफीरियर वेना कावा हो गई। ठीक है, इधर दिखा दो पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी 2 पेयर, क्या दिखाओगे? पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक, इधर से दिखा दो, दो इधर से दिखा दो, ये पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक, यहाँ पे वॉल्व दिखा दो, यहाँ पे वॉल्व दिखा दो, ये वॉल्व हो गए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कस्पिड वॉल्व। क्या नाम है? कस्पिड वॉल्व। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। ये याद रखो। यहाँ से एक और दिखा दो ऐसे, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से। ये कौन है? अरोटा है। ये कौन है? अरोटा। बस इतनी सी बात तुमको बतानी है, इसके अलावा तुमको और कोई बात नहीं बतानी है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये उसी स्ट्रक्चर है। अब देखो, हार्ट इज 4 चैम्बर। हार्ट कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ब्लड को पंप करेगा, ऊपर के लिए आर्टरी, नीचे के लिए वेंट्रिकल। एट्रिया जो है वो प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, वेंट्रिकल आगे बढ़ाएगा। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। बताया। फिर पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं। हाँ, अपोजिट होता है, बिल्कुल सही तुमने बोला, अपोजिट होता है यहाँ पर। जबकि वेन का काम होता है इम्प्योर, लेकिन जब पल्मोनरी वर्ड जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा। एक्सेप्शन है, याद रखना। ठीक है, ये पूरी कहानी लिखी है। सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ओपन होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। फिर डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो भैया, डबल सर्कुलेशन 2 बार चक्कर लगता है। कितनी बार चक्कर लगता है? 2 बार चक्कर लगता है। देखो, ये लंग्स है, ये हार्ट है। लंग्स से ब्लड आया, कहाँ गया? हार्ट में। किधर गया? लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टरी में जाया, लेफ्ट एट्रिया में गया, है ना? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रिया से राइट, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल से बॉडी में, बॉडी से फिर कहाँ गया? राइट एट्रिया में गया। राइट एट्रिया से फिर कहाँ आया? राइट एट्रिया से फिर कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? लंग्स में वापस चला गया। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये है। अब तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, ऐसे देखो, समझो। ये लंग्स है, थोड़ी देर मान लो। ये बॉडी है, ब्लड है। यहाँ से ब्लड यहाँ आया। ये कौन सा ऑप्शन है? ये कौन सा चैम्बर है हार्ट का? बोलो। ये है राइट एट्रिया, सॉरी लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है? यहाँ लिख ही देते हैं यार। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सही है? यहाँ आएगा। यहाँ से कहाँ गया? यहाँ से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? बॉडी में चला गया। ठीक, बॉडी से कहाँ गया? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? लंग्स में गया। देखो, हो रहा है डबल सर्कुलेशन की नहीं हो रहा है? देखो, हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या नाम दे दोगे? इसका नाम दे दोगे पीवी। इसका क्या नाम दे दोगे? इसका नाम दे दोगे पीए, पल्मोनरी आर्टरी। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी इसको नहीं बता रहे हैं हम, नहीं तो बाद में बता देंगे। आगे बढ़ो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। नहीं, ये देख लो। पेस मेकर एक मशीन होती है, उन पर रिज्यूम लगाई जाती है जिनकी हार्ट की धड़कनें बढ़ा दे, कम हो जाती हैं। दिल की धड़कन अगर कम पड़ गई है तो एक मशीन आती है पेस मेकर, क्या काम करेगी? हार्ट की धड़कन को बढ़ाएगी। एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन को क्या करे? बढ़ा दे। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से लेकर के 80 mm पर Hg होता है। याद रखना, मैक्सिमम कितना होता है? 120। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 80। ठीक है, अगर 80 से नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर, 120 से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर। तुम्हारे लिए इतना अभी के लिए पर्याप्त है, ज़्यादा तुमको नहीं बताना है क्योंकि तुम क्लास 10th के बच्चे हो अभी। अगर 120 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन, और 90 से 80 से नीचे है तो हाइपोटेंशन, बीमारी, लो बीपी, हाई बीपी। अब सवाल आ गया, क्या है? सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड सो बिलो। एनटीएससी 2022 का क्वेश्चन है। न्यूट्रोफिल्स, रेड ब्लड, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, फॉरेन, विच कंपोनेंट हैव अ रोल ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शन। तो फाइटिंग इन्फेक्शन में तुमको पता होता है कि WBC काम करती हैं। अब WBC तो यहाँ नाम नहीं दिया है, तो WBC में तुम याद रखो, तो मैंने तुमको 2 बताया था। एक बताया था ग्रेनुलो, एक बताया था ए ग्रेनुलो। ग्रेनुलो के अंदर बताया था तुमको
न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। एजी में बताया था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखो इसमें से कहीं ऑप्शन कुछ दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है? पहला दिखा? हाँ दिखा। ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रोफिल एक हो गया, इसको हटा देते थोड़ा सा, एक हो गया। लिम्फोसाइट दिख रहे हैं? 2 दिखे। तो पहला और तीसरा कहीं दे रहा है? पहला तीसरा दे रहा है? हाँ देखो दे रहा है, ये देखो आंसर आ गया तुम्हारा। एनटीएससी ओलंपियाड का क्वेश्चन है। अगर तुम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट तो ही है, एमसीक्यू है, बोर्ड में आ सकता है, बल्कि आया भी है, आएगा भी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। एनटीएससी 2022 का क्वेश्चन है। रिमूव बैक्टीरिया, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ब्लड सेल्स का ट्रांसपोर्ट और प्लाज्मा प्रोटीन का काम। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का काम करना है बेटा। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, पहली चीज। और ये सॉरी ये कह रहा है ये, तो पहला चौथा कहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। पहला चौथा दे रहा है? नहीं दे रहा है। दूसरा है हाँ एंटीबॉडी, ये तो पहला दूसरा और चौथा, ये आंसर बन गया इसका। ठीक हो गया, आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। टेक वीक्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग टू कंप्लीट। क्या एक हफ्ता लगता है ब्लड क्लॉट में? गलत हो गया। एनटीएससी 22 का क्वेश्चन है। इन्वॉल्व द कन्वर्सेशन इन सॉल्युबल फिब्रिन, सॉल्युबल फिब्रिन अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंजाइम इन्वॉल्व। इसमें आंसर बनेगा सी आपका। कैसे बन गया? कन्वर्जन होता है इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन से सॉल्युबल फिब्रिन बनने तक का। फिब्रिन फिर क्या होता है? हवा लग करके सॉलिड एकदम धागे जैसा हार्ड कोर स्ट्रक्चर बना देता है, इस वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है चोट लगने पर। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है कि टाइम रेस्ट, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इसमें बोर्ड में 26 में। कह रहा है कि रेस्ट करने का टाइम, स्लीप जब सो रहे होते हैं कभी नहीं, जब सो रहे होते हैं दो धड़कनों के बीच में, और जब तुम योग करते हो तब, तो कब होता है रेस्ट? कब कभी करता है क्या? रेस्ट करता है? नहीं करता है ना, तो नेवर होगा। नेवर तो नहीं होगा, रेस्ट तो करता ही होगा। तो कब होगा? दो धड़कनों के बीच में। आंसर लब और डब, दो साउंड होते हैं बेटा, याद रखो, लब और डब। लब और डब, ये पहली है, ये दूसरी है। इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.5 सेकंड का होता है, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.3 सेकंड का होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, छोड़ दो, नहीं पूछा जाएगा। फिर ये प्रिवेंट्स बैकफ्लो। अब वो बैकफ्लो पूछ रहा है, बैकफ्लो से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो व्हाट द प्रिवेंट, अच्छा कौन प्रिवेंट करता है? अरे तो भैया प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? कुछ नहीं, बैकफ्लो देख रहा ना, तो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, वॉल्व्स जो है बैकफ्लो को रोक देते हैं, सीधी सी बात है, इसमें इतना क्या सोचना है यार। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग कराओ। फ्लोएम है, नेफ्रॉन है, वेन्स है और प्लेटलेट है। हम एक को पकड़ लेंगे, नेफ्रॉन को पकड़ लो। नेफ्रॉन मतलब एक्सक्रीशन करता है, मतलब कि ये इधर चला गया, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? मिनरल्स को ले चलेगा, ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम तो ये इसमें चला गया, वेन्स, ठीक है, ये हो गया। ओहो, ये इधर नहीं जाएगा, सॉरी। फ्लोएम को ले जाओगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ले जाओगे, ये ऐसे चल गया। प्लेटलेट क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ले जाओ इनको, नहीं इसमें ले जाओ, और ये इधर ले जाओ, बन गई, मैचिंग हो गई। डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी और वेन तुम कर ले जाओगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड को सेपरेट करते हैं, मतलब सेपरेट मैमल्स और बर्ड्स में क्यों करते हैं, ये तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग होते हैं होम्योथर्मस, पायोकिलोथर्मस नहीं है। तो इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग काम करता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, इसका आंसर तुम दे सकते हो। अब हिंट दे दिया मैंने तुमको। फिर ये कुछ क्वेश्चन दिए, व्हाट विल हैपन द प्लेटलेट अगर एब्सेंट हो जाए? तो भैया प्लेटलेट एब्सेंट कर दोगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ये चीज यहां पर लिख देते हैं हम। ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। वाई द ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? अरे भैया डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि एक बार लंग्स में गया, और एक बार हार्ट में गया, और एक बार कहाँ गया? बॉडी में गया, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक। एडवांटेज हैविंग 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का क्या एडवांटेज है? 4 चैम्बर का एडवांटेज ये है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के चैम्बर अलग अलग बनते हैं, और मिक्सिंग नहीं होने पाती है, और जब मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये क्वेश्चन का आंसर बना। फिर वेन्स में थिन वॉल्व कंपेयर टू आर्टरी,
क्यों होती, इसके डायग्राम में जाके देखो। व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो मतलब रेड ब्लड सेल्स घट जाएंगी, मतलब एनीमिया का होने की चांसेस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। फिर ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो तुम लिख लोगे। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम ह्यूमन बीइंग बता दोगे। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन, ये भी तुम बता दोगे। बस खत्म, थैंक यू। ये चैप्टर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का हो गया खत्म। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो तुमको हम जल्दी से पढ़ा देंगे। डीपीपी तुम कर लोगे, प्रैक्टिस पेपर मिल गए हैं, बोर्ड की तैयारी करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस से कम से कम मेरे हिसाब से भाई साहब 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ प्रोसेस से। क्यों? लाइफ प्रोसेस बड़ा चैप्टर है और तुमसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं बालकों, इसलिए तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद।